हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम तिवारी एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कैसा हैं आप लोग? आई बिलीव कि अच्छे होंगे एंड आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका जो स्लोगन है आप देख सकते हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नेट का एग्जाम इज ऑलरेडी योर नॉकिंग द डोर और इस समय पे हम जितने भी मेन टॉपिक्स है ना वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो आपसे कल ही मैंने डिस्कस किया था कि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या होता है हमारे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आज इस सीरीज में, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास होती है वो रेगुलर 1 बजे होती है ना। एंड सैटरडे और संडे, या तो सैटरडे या तो संडे मेरा जो मैराथन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और मैंने लास्ट सैटरडे ही मैराथन जो लिया था वो 3 घंटे का अप्रॉक्स था। उसमें मैंने सारे स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट को डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी रह गया था। तो आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले ये समझना है आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दूसरी बात कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि अकरेंस ऑफ एन एक्टिविटीज को, है ना, जो भी पॉसिबल आउटकम होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसको बताता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला है। अब जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो आप स्टैटिस्टिक्स में, तो 2 तरीके के हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, पहला होता है आपका, देखें देखिए आप, अब यहाँ पे 1 सेकेंड मैं मार्कर यूज में ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज की क्लास अगर कर लीजिएगा आप तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसके कोई भी क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होंगे, डिस्कस नहीं दिक्कत। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप ऑब्जर्व करते हो, कहने का मतलब है कि आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है। जो स्टैटिस्टिक्स के टेक्निकल नाम होते हैं, एक्सपेरिमेंट हो गया जो भी। तो कहने का मतलब है कि मान लो मैंने आपसे बोला कि आपको क्रिकेट खेलने हैं। ठीक है, तो क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए आपको टॉस उछालना पड़ेगा। ये तो नहीं ना कि भाई टॉस में आपने मन में ही टॉस उछाल लिया और हेड आ गया, ये तो आप करते नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि जहां पे आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक क्लास टीचर हो, है ना, नए नए किसी स्कूल में गए हो पढ़ाने के लिए। तो आपको ये तो पता नहीं है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, कौन से एवरेज हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्चुअल टेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और उसके बेसिस पर ही आप ये बता पाओगे कि कौन से बच्चे सही हैं, किनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, किनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो जहां पे जिस फ्रीक्वेंसी, जिस डिस्ट्रीब्यूशन के आपने रिजल्ट को ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पे आपने रिजल्ट दिया है। ठीक है, उसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मार्क्स देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इतने मार्क्स में कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं? तो 0 to 10 वाले में हमारे पास 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 वाले में 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 20 to 30 वाले में 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही करके हमने ये देख लिया है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया है, एक्चुअल टेस्ट लिया है और उसके बेसिस पे हम ये मार्क्स को आपको बता पा रहे हैं। तो आपको ये बस याद रखना है कि जहां भी आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो,
उसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो डिफरेंट तरीके से आप मेजर कर सकते हो। लाइक एवरेज को यूज करके आप मेजर कर सकते हो, आप मेजर ऑफ डिस्पर्सन को यूज करके मेजर कर सकते हो, स्क्यूनेस को यूज कर सकते हो। तो उससे आप डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरेटिकल में क्या है, ये थ्योरेटिकल है, नाम से ही पता है आपको, मतलब आपको यहाँ पे प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला पता होगा, है ना। जैसे मैं मान लो हमने ये जो क्वेश्चन आप बचपन में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक बैग में मतलब बहुत सारे बॉल्स मिला दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे गेंद मिला दिए गए हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हुए हो आप लोग। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना, वेट। तो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हुए आप लोगों ने, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और व्हाइट बॉल और ब्लू बॉल, तो उसके लिए आपको एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला बता दिया जाता है और उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप आराम से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर पाते हो। ठीक है, तो वो होता है आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, चलिए अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जो हमने ऑब्जर्व बताया, जो हमने थ्योरेटिकल बताया, ऑब्जर्व में आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी, लेकिन थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल में कोई भी आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको प्री डिटरमाइंड फार्मूला पहले से ही सेट है और आपको वो फार्मूला यूज करके आप आराम से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हो, जिसको हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। राइट, चलिए यूसेज की बात कर लेते हैं। तो देखो यूसेज की अगर बात करेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कहां कहां यूज कर सकते हो, तो यहां पे बोला गया है कि एनालाइजिंग द नेचर ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर है, उसको एनालाइज करने के लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। दूसरी बात, आपको अगर डिसीजन लेना है, लॉजिकल डिसीजन लेना है, उस पर भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आप एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पे अगर to whether the difference between the two significant is due to sampling fluctuation, दो आपके पास सैंपल हैं, दोनों सैंपल के बीच में क्या क्या फ्लक्चुएशंस हैं, उनको भी डिटरमाइन करने के लिए आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज ले सकते हो। आपको प्रेडिक्शंस करना है, आपको फोरकास्टिंग करने हैं, आपको किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनके लिए भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। तो ये तो रहा यूसेज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो वहां पे हमारा एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है और दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करिएगा तो आपको बायोनोमियल मिलता है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सिमिलरली अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्लासिफाई करिएगा तो आपको नॉर्मल मिलता है और एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। आपको एग्जाम में पूछा गया था कि बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पार्ट ऑफ, तो इज पार्ट ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम बात करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आई बिलीव कि आपको यहां तक की जो बातें थी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्क्रीट मतलब, अब यहां ध्यान रखिए, अगर मैं यहीं पे सारी चीजें क्लासिफाई कर देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं कि अगर आपके पास डिस्क्रीट लिखा हुआ है ना, तो डिस्क्रीट जो प्रेजेंट करेगा वो होल नंबर को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, होल नंबर को, आपके स्प्लिटिंग वाले नंबर यहाँ पे नहीं शो किए जाते हैं। मतलब कि आपको जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, तो ये सारे डिस्क्रीट नंबर हैं। क्लियर, ये सारे काउंटेबल नंबर्स हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज यही होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है कि इट काउंट्स अकरेंस दैट हैव काउंटेबल और फाइनाइट आउटकम्स। ठीक है, सच एज 1 2 3 4। लेकिन अगर नॉर्मल की बात करें, ठीक है, डिस्क्रीट हो गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जैसे हमने 3.4 बोला, ठीक है, 5.7 बोला, तो यहां जिसमें पॉइंट आ गया ना वो आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, तो जैसे हमने बोला कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर क्लास कि आपके इतने बच्चे सेलेक्ट ही हो जाएंगे। तो आपने एक फाइनाइट नंबर बताइएगा, आप ये तो नहीं बोलिएगा ना कि सर 6.5 बच्चे ऐसे हैं जो कि सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 6.5 का मतलब क्या होता है, वो तो बच्चे में काउंट नहीं होगा। जब भी बच्चे को काउंट करिएगा वो आप एक एग्रीगेट नंबर ही काउंट करिएगा। तो डिस्क्रीट में वो होता है जहां पे आउटकम जो होता है फाइनाइट हो और काउंटेबल हो। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आपको जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हाइट ऑफ एन एवरेज इंडियन पीपल ऑफ 5.9 फीट, है ना, तो 5.9 फीट वाले एवरेज कितने हैं, तो वहां पॉइंट लग गया, ठीक है। तो वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बात कर रहे थे, डिस्क्रीट में ही हमारा है एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां से आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती हैं, क्लियर। चलिए देखो डिस्क्रीट का पार्ट है, क्लियर। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसको डिस्कवर किया गया था स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली द्वारा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, जहां पे जो पॉसिबिलिटीज होते हैं ना वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होते हैं, क्लियर, वो ध्यान रखिएगा। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कब यूज कर सकते हो, जहां पे जो इवेंट होता है ना उसके आउटकम को दो ही तरीके से आप मेजर कर सकते हो, आइदर सक्सेस और फेलियर। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज किया जाता है जहां पे किसी भी इवेंट के केवल दो ही आउटकम होते हैं, आइदर इट इज सक्सेस और फेलियर। तो सक्सेस को आप P से रिप्रेजेंट करते हो, क्लियर, और फेलियर को आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट फिर से बातें आ गई। ये सारी बातें जो है एग्जाम ओरिएंटेड है ना, आपको एक बातें ऐसे नहीं मिलेंगे जो एग्जाम में आपको अगर इससे सवाल आता है और ना आए, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे कंडीशंस कुछ होते हैं, एजम्पशन होते हैं, अगर आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें होती हैं, तो सबसे पहला है आपका नंबर ऑफ ट्रायल एंड इज फिक्स, क्लियर, कि आपको जो ट्रायल होगा वो फिक्स होगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हमें कितना इवेंट करना है, कितनी एक्टिविटी परफॉर्म करने हैं, तो वो फिक्स होगा, क्लियर। और दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। इट मींस कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम मतलब कि आप जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो कॉइन का टॉस करने के लिए एवरी या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो जो भी आपके आउटकम होंगे ना उनकी जो चांसेस होगी इक्वल नंबर ऑफ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन होगा। जो हम रैंडम सैंपलिंग में बात किए थे उसी को फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम, ठीक है। उसके बाद होता है आपका टॉस ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि आप कोई जादूगर वगैरह तो नहीं हो, मतलब आपने अगर एक बार टॉस उछाला है तो अगले मतलब एक बार अगर हेड आया है तो अगली बार हो सकता है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये नहीं कि आपने हेड बोल दिया और हेड ही आ जाए, टेल बोल दिया टेल ही आ जाए। मतलब एक बार जब हेड आया है तो दूसरी बार जब टॉस उछालोगे आप तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 100% होगी दोनों के आने की, क्लियर। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे ये अजम्पशन होते हैं, जहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लगता है। चलिए अब फिर से एक इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो ये कहां पे काउंट किया जाएगा, ये कहां पे किया जाएगा आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो काउंटेबल होगी, है ना, काउंटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे। एंड शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व। अब यहां से कुछ बातें हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शेप ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको यहाँ पे पता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो ही आउटकम होते हैं, या तो P होगा या तो Q होगा। और P मतलब क्या होता है, P मतलब सक्सेस होगा, फेलियर मतलब Q, क्लियर। तो अगर ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि अगर यहाँ देखो यहाँ पे P इक्वल टू Q होता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितना सक्सेस होगा ना उतना ही फेलियर होगा। P इक्वल टू Q होता है ऑलमोस्ट, क्लियर। लेकिन आपका दूसरा नंबर ये है कि P अगर लेस देन Q है ना, अगर सक्सेस लेस देन Q है तो वहां पे आपकी जो कर्व बनेगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व बनेगी, क्लियर। दूसरी बात, अगर P इज ग्रेटर देन Q है तो आपका जो कर्व बनेगा वो नेगेटिवली स्क्यूड कर्व बनेगा, क्लियर, समझ में आ गया। दो इसके पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर आपके एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने भी यूट्यूब पे क्वेश्चन कराया था। दो पैरामीटर होते हैं N एंड P, क्लियर।
एन एंड पी दो पैरामीटर होते हैं। अब देखो फॉर्मूला के बारे में अगर डिस्कस करें, कांस्टेंट फॉर्मूला, तो अगर आपका मीन निकाला जाएगा ना, तो मीन आपको एक्स बार क्या होता है आपका एन इंटू पी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरी बात, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है आपका, ये आपका अंडर रूट एन पी क्यू हो जाएगा। क्लियर। अगर वेरिएंस की बात करो तो वेरिएंस में क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हो, तो इसका जो स्क्वायर करिएगा एनपी क्यू का अंडर रूट का, तो ये केवल हो जाएगा अंडर रूट हट के एनपी क्यू हो जाएगा। ठीक है। चलिए कोफिशिएंट स्क्यूनेस की अगर फॉर्मूला बात करें तो ये फॉर्मूला थोड़े इससे कंपेयर टू इससे आपके लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आपको याद करने हैं। जो आपका मीन है, को स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और बाद में अगर मैं रैंकिंग करूं तो 100% ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, और 90% आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी है और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरी बात करते हैं कि यूज कहां किया जाता है। यूज जहां पे आपके जो आउटकम होंगे केवल या तो सक्सेस का होगा या तो फेलियर का होगा, तब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो आप। ठीक है। और डाइस थ्रोइंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम में, यहाँ पे भी आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो सकता है आराम से। तो ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया, कंप्लीट है मेरे तरफ से। ठीक है, आपको समझ में आ गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक की बातें सभी को समझ में आई कि नहीं, ये बताइए जल्दी से आप लोग बता दीजिए। एक बार मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है। बताइए। चलिए, तो सही बातें हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट का ही पार्ट है। अब पॉइजन को याद रखने के लिए ना ऐसे समझाता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को कि पॉइजन मतलब क्या होता है, जहर होता है। ठीक है। जहर एक थोड़ा सा चुटकी भी ले लेते हो तो आपका क्या होता है, हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग का चांस हो जाए। सिमिलरली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है, वहां भी जहां पे जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल। ठीक है। जो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करिएगा, कहां यूज होता है, जहां पे जो होने वाले घटना होने वाला होता है ना, वो बहुत, उसकी चांसेस बहुत कम होती हैं, वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो भूकंप हो गया, है ना, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन डिक्शनरी हो गया। डिक्शनरी में आपने कभी भी देखा है कि गलत लिखा हुआ है, गलत आपके स्पेलिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, नहीं है ना, तो वहां पे आपके प्रोबेबिलिटी ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसको डेवलप किया गया था, देखो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन 1837 के अंदर। इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे फ्रेंच मैथमेटिशियन द्वारा डेवलप किया गया था 1837 के अंदर। और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है, उस सिचुएशन में जहां पे जो इवेंट होता है ना, उसके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जहर से याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बातें करते हैं पॉइजन और बायोनोमियल में, थोड़े से हम उसके सिमिलरिटीज देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि अगर बायोनोमियल की बात हमने अभी किया था तो वहां पे एन फिक्स्ड था, नंबर ऑफ ट्रायल क्या था, फिक्स था, मतलब फाइनाइट था, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको 100 मतलब काउंटेबल था कि आपको इतने ही करने हैं, है ना। एन आपका फिक्स था, लेकिन पॉइजन में एन फिक्स नहीं होता है बल्कि इन्फिनिटिव होता है ना। बायोनोमियल में ध्यान रखिए P इक्वल टू क्यू था ऑलमोस्ट, बायोनोमियल की बात हो रही है, हमने P इक्वल टू क्यू बताया था ऑलमोस्ट, मतलब जितना सक्सेस उतना ही फेलियर। क्लियर। लेकिन पॉइजन में क्या होता है, सक्सेस बहुत स्मॉल होता है। क्लियर। सक्सेस जो होता है P बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए P 0 को अप्रोच करेगा, और जो Q होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। Q बहुत बड़ा होता है, इसीलिए Q 1 को अप्रोच करेगा। क्लियर। बायोनोमियल में ध्यान रखिए जो N एंड P था वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, लेकिन पॉइजन में आपके मीन को इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। और मीन आप कैसे निकालते हो, N इंटू P करके ही। तो भले ही आपने मीन N इंटू P करके निकाला है, लेकिन जो पॉइजन में मेन पैरामीटर है वो मीन है, लेकिन बायोनोमियल में मेन पैरामीटर क्या है, N एंड P है। क्लियर। समझिएगा इस बात को। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लीजिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो सबसे पहली बात कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। दूसरी बात कि P बहुत छोटा होता है, P टेंड्स टू 0, है ना।
q अप्रोचेस टू 1, तो आपका यहाँ पे जो n होगा वो इन्फिनिटिव होगा, नंबर ऑफ ट्रायल जो इन्फिनिटिव होते हैं। मेन पैरामीटर आपको पता है कि m इक्वल टू np होता है, मीन आपको मेन पैरामीटर होता है ना। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शेप ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। जो आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होता है ना वो हमेशा 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 पॉजिटिव स्क्यूड होता है, क्योंकि आपको पता है कि P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। P हमेशा ग्रेटर देन Q होता है, क्लियर। P हमेशा बड़ा होगा क्योंकि P के हैपनिंग के चांस बहुत कम होंगे और Q हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका जो शेप है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड माना जाता है, क्लियर। चलिए कांस्टेंट फार्मूला की इसमें भी बात कर लेते हैं। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिएगा तो मीन आपका एनपी हो गया, यहाँ पे वेरिएंस क्या होता है, एम होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट एम हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 1 बाई अंडर रूट एम और कोफिशिएंट कर्टोसिस 3 प्लस 1 बाई एम। चलिए इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये बातें, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सारी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। एग्जैक्टली अगर इससे सवाल से इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली यही बातें पूछी जाएंगी, क्लियर। चलिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे खास बात बता दूं आपको कि यहाँ पे मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, क्लियर। एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। और एक्स बार देख लीजिए, देखिए आप मीन और वेरिएंस यहाँ पे हमने बताया है इक्वल होता है, राइट। चलिए अब यहां देखो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कब यूज कर सकते हो, क्या क्या रोल होता है। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जब आपको डिफेक्ट्स नंबर ऑफ डिफेक्ट आइटम को काउंट करना होता है तब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया आप अगर काउंट करना होता है बायोलॉजी के अंदर तो आप उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। सिमिलरली कैजुअलिटीज की अगर बातें करें, कैजुअलिटीज को आपको काउंट करना होता है इंश्योरेंस में, तो आप वहां पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हो। तो इतनी बातें आई बिलीव कि सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए सभी को इतनी बातें क्लियर है। फिर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। चलिए देखें, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज होता है ना कि आज मैं लाइव नहीं होऊंगा लेकिन इसी टाइम पे मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आज उस समय मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब इसलिए भी नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, मेरी वीडियो चल पा रही है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। चले अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बातें कुछ कर लेते हैं। एग्जाम एनालिसिस सबसे सटीक सबसे तेज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो 6 तारीख से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस हर डेज की लेके आने वाले हैं, राइट। चलिए एग्जाम एनालिसिस के साथ साथ आपको बता दूं कि हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है 2024 का वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सच में यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा आपको कोड को अप्लाई करिएगा जब, तो मेरा कोड है शुभम टी, ठीक है। ये वाला जो कोड आपको दिख रहा है ऊपर में, आपको ये रहा SHUBHAM शुभम टी, है ना। ये जो कोड यूज करिएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपकी जो परचेजिंग होगी उस पर कुछ प्राइस कम हो जाएंगे। आप आराम से ये ले सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो और आपको ये कोर्स लेने का फायदा भी है। क्या फायदा है मैं दिखा देता हूं आपको कि आपके कोर्स के हाईलाइट है कि 150 प्लस आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलेंगी विथ कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। आपको पूरी पीडीएफ दी जाएगी, लेटेस्ट पैटर्न पे आपको सारी क्लासेस कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको वीकली स्ट्रेटेजीज भी बताई जाएंगी, मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे कुछ हैं। तो आपको कोर्स का ये लेने का फायदा यही है कि आपको देखो कोर्स लेने का एग्जैक्टली फायदा है ना। आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे तैयारी करना, कोर्स लेके तैयारी करना, उसमें काफी डिफरेंस होता है। ऐसे आप रैंडमली कुछ भी तैयारी कर रहे होते हो, आपको ना पैटर्न पता होता है ना कुछ पता होता है, तो आप कुछ भी तैयारी कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे अगर कोर्स लेते हो आप तो आपको एग्जैक्टली ये पता होता है कि क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, क्या छोड़नी है ना। हमें ये एग्जैक्टली कॉम्पिटेटिव, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होना, ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है, कौन सा पढ़ने से ज्यादा छोड़ना है, क्लियर। तो ये इसका फायदा है। चलिए अब नेक्स्ट जो बातें हमारी होगी वो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगी। तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने बता दिया था ना कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जैसे हाइट वाली बात करी थी, ठीक है।
चलिए, तो कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहला आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। ये जो कर्व आपने देखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो एक कर्व होता है वहां पे एक सिंगल लाइन है ना, वो डिवाइड कर देता है डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में। इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिमॉडल कर्व भी बोलते हैं। यूनिमॉडल कर्व इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक सिंगल लाइन होती है और वो जो सिंगल लाइन होती है जो कर्व हमारा होता है उसको डिवाइड कर देता है टू इक्वल पार्ट्स में, पहली बात। दूसरी बात कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर्व है आपका तो एक बेल शेप्ड कर्व होता है, उसमें यहाँ पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके फीचर्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का कर्व जो होता है उसको हम मेसोकर्टिक बोलते हैं। आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा मेसोकर्टिक क्या होता है, प्लेटिकर्टिक क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, क्लियर। तो आपसे पूछा भी गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व क्या होगा, मेसोकर्टिक होता है। टोटल एरिया जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किया था, 1 होता है ना। ये जो आपको टेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे राइट टेल है, यहाँ पे लेफ्ट टेल है, ये टेल जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे भले ही टच कर दिया है लेकिन ये टेल टच नहीं करते हैं, ठीक है। चले, अब नेक्स्ट जो होता है लेवल ऑफ कर्व। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था स्क्यूनेस और कर्टोसिस, अगर आपको पता हो तो स्क्यूनेस की जब भी बात होगी तो स्क्यूनेस हमारा फ्लैटनेस ऑफ कर्व को चेक करता है कि कौन सा कर्व कितना बेंड कर रहा है, फ्लैट कितना है, क्लियर। लेकिन कर्टोसिस की अगर बात करें तो कर्टोसिस हमारा जो होता है वो ऊंचाई को चेक करता है, कर्व के ऊंचाई को चेक करेगा, ठीक है, पीकनेस को चेक करता है, क्लियर। चलो, अब ये जो एक नॉर्मल कर्व है हमारा, है ना, यहाँ पे तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बीच वाला जो पार्ट है मेसोकर्टिक पर बोलते हो आप इसको, जो अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व था देखा है आपने। और जो लास्ट वाला नीचे वाला है सबसे, वो होता है आपका प्लेटिकर्टिक, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो परफेक्ट सिमेट्रिकल मॉडल होता है, मतलब आपको यहाँ पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड एग्जैक्टली दिखाई देगा, राइट। चले, अब जो नेक्स्ट हमारा होता है क्या क्या ऑब्जर्व कर पाते हो, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप कर पाते हो। देखो, ये 2 पैरामीटर पे डिपेंड होता है आपके। पहला हो गया आपका म्यू, जो कि यहाँ पे देखो म्यू क्या होता है, म्यू मतलब जो आपने पॉपुलेशन से आपने मीन को निकाला है ना। जो पॉपुलेशन होगा, सैंपल होगा, तो जो सारी चीजें जो भी मीन आपने पॉपुलेशन निकाला है उसको हमने म्यू बोला है, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किया था ये, क्लियर। मीन ऑफ पॉपुलेशन को म्यू बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। अब ये जो तीनों बातें लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। क्या है, देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इज लाइंग फ्रॉम -1 टू +1, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ से -1 से +1 तक लाई कर रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपके कवर्ड हो पा रहे हैं ना, वो या तो ये दोनों फिगर याद रख लीजिएगा, 68.27% और 68.3%, इतने ऑब्जर्वेशन आपके कवर्ड हो गए हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन -2 टू +2 लाइक कर रहा है तो आपका ऑब्जर्वेशन जो है 95.45% और 95 ये एग्रीगेट वैल्यू किया गया है, 95.5% कवर हो रहा है, राइट। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका -3 से +3 तक अगर लाई कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन जो है आपका कवर हो रहा है 99.7% तक। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, आपको यहां तक अभी तक हमने डिस्क्रीट में बता दिया, बायनोमियल, पॉइजन, आपको कॉन्टिन्यूअस में बता दिया, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी बातें इंपॉर्टेंट। लास्ट में है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करोगे, जब आपको अमाउंट ऑफ टाइम है ना जब पता करना होता है, तब आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हो अंटिल सम स्पेसिफिक इवेंट अकर, है ना। कोई भी स्पेसिफिक इवेंट है वो अकर कर रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है, तो उस टाइप पे जब हम मेजर करते हैं ना, उस टाइम को मेजर करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द टाइम एंड द लास्ट ऑफ द टाइम, एंडिंग ऑफ द टाइम, क्लियर। जैसा फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिजनेस टेलीफोन कॉल्स, क्लियर। अमाउंट ऑफ टाइम इन ए मंथ, कार बैटरी लास्ट,
कार बैटरी कितना चल रहा है आपके, ठीक है, तो वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे ये यूनिलैटरल मॉडल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो एक्स होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। आपका जो मीन का फॉर्मूला है यहाँ पे 1/λ होता है, एंड वेरियांस जो होता है आपका 1/λ का स्क्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है हमारा क्वेश्चन, किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन जो मैंने मेंशन नहीं किया अपने इस पीपीटी में, कि पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपका, जैसे मैंने बताया ना कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर आता है, तो बायनोमियल आपका डिस्क्रीट के अंदर आता है। वैसे ही क्वेश्चन आपके हर समय आते हैं, पहला क्वेश्चन वहां से बनता है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेशन है। निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिया गया है, पॉजिटिवली स्क्यूड दिया गया है, बायनोमियल दिया गया और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। चलो, तो हमने पता है कि अगर आपका कोई भी कर्व है वो नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट है, नेगेटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब जो होगा, जो मीन मीडियन मोड होगा, सारी वैल्यू आपके लेफ्ट साइड की तरफ होंगे। तो आपको यहाँ पे जो ये रहा, आपके सारे वैल्यू लेफ्ट की साइड होंगे, ठीक है, सारी वैल्यू आपके लेफ्ट की साइड होंगे। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है, सारे वैल्यू राइट साइड होंगे, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी पार्ट है। देखो, ए का तीसरा, अगर नेगेटिवली की बात की जा रही है, नेगेटिवली स्क्यूड की, तो ये हमारा देखो जो फेस है ना, ये देखो, ये फेस किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? आपके लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली में आप देख लीजिए कि आपका जो फेस है वो राइट साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा है कि आपका जो मीन इक्वल टू मोड होता है, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सब इक्वल हो जाता है, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पैरामीटर जो मैं बता रहा हूं ना, आप जरूर याद करिएगा उसको। क्लियर? तो मेन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है √NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? √NPQ। लेकिन अगर वेरियांस की बात करें तो यहाँ पे आपका NPQ हो जाएगा। देखो, NPQ भी ऑप्शन में है, वेरियांस कहलाता है वो, ये भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, P and Q आर इक्वल इन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ n। क्या हमने यहाँ कुछ भी पढ़ा था ऐसा कि P and Q इक्वल होता है? बताइए। और उसका शेप डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था? क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट है, द मीन एंड द वेरियांस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल। ये भी कुछ नहीं है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो चौथा बन जाएगा कि दोनों आपके गलत हैं, ठीक है, दोनों आपके गलत हैं। क्लियर? चलिए, तो मीन और वेरिएंस तो इक्वल होते हैं, हमने यही देखा था, अभी अभी आपने पढ़ा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the given circumstances can we apply binomial distribution? binomial distribution का हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, ए बोला जा रहा है, when random experiment has two outcome, success failure, B, trials are independent, C, when the experiment is repeated finite number of times, और D, probability of success in a single trial changes from trial to trial। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी पार्ट बन जाएगा, ए एंड सी। ए क्या है? जब हम सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं तभी हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, है ना, और आपके फाइनाइट नंबर ऑफ आइटम होने चाहिए, ये अभी अभी आपने पढ़ा है। क्लियर? चले, अब जो नेक्स्ट सवाल है, असर्शन में दिया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये लैम्डा है। क्लियर? और रीजन दिया गया है कि आपका मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। क्लियर? चलो, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताया गया है बी। देखो, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ है वो कुछ अलग दिया गया है। क्लियर? तो आपको ये सही है, असर्शन भी सही है, आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, वो भी सही है, हमने ये भी देखा है, लेकिन ये रीजन आपको असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए रीजन करेक्ट नहीं है। बी आपके सही ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट जो सवाल है, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन द मीन वैल्यू इज गिवन बाय। अब मीन क्या कहलाएगा? आपको पता है, मैंने बताया था x क्या होगा, x बार क्या होगा, मीन वैल्यू क्या होगा, तो आपको वहां पे पता है
NP क्या करना है आपको सबसे पता है ना, NP हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दोगे N इंटू P, है ना, जो मेन पैरामीटर थे आपके NP। क्लियर? चलिए, ये थी आज की प्रॉपर क्लास जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लास जो है समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम और सारी फर्दर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक से थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।